जय भवानी जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी के नगर में, पुणे में आपका तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये एक ऐसा शहर है जो अतीत में भी जीता है और वर्तमान में भी रहता है। ये एक ऐसा शहर है जो मराठा साम्राज्य के शक्ति केंद्र के रूप में जाना जाता था, तो आज एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है। देश भर से छात्र यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन क्या पुणे के लोग खुश हैं? ये बुनियादी सवाल आज यहाँ की जनता पूछेगी। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे साथ केशव उपाध्याय जी, चीफ स्पोक्सपर्सन बीजेपी महाराष्ट्र के। तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। हमारे साथ शमा मोहम्मद, नेशनल स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी की जुड़ रही है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रदीप देशमुख जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता है एनसीपी अजित पवार गुट के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुनील माने जी हमारे साथ है, जनरल सेक्रेटरी हैं, स्पोक्सपर्सन है महाराष्ट्र एनसीपी शरद पवार गुट के। और देखिए, अगर स्कोर कार्ड आपको देखना है यहाँ का पुणे का, तो 21 कुल सीटें हैं, 10-9 का मामला है। 10 सीटें पिछली बार चुनाव में एनसीपी की झोली में गई थी और 9 सीटें बीजेपी को। लेकिन ये याद रखिएगा, अब एनसीपी एक नहीं है, 2-2 है। एक अजित पवार, एक शरद पवार गुट। ऐसे ही सेना के भी 2 भाग हैं और इधर कांग्रेस बीजेपी तो है ही। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, तमाम जनता सवाल दागे दिखाते हैं आपको अपनी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोंकण को बाय बाय और पश्चिम महाराष्ट्र में हम फिर पहुंच गए हैं। आज हम मौजूद है छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य की राजधानी सातारा में। सातारा में पूरी जो मराठी अस्मिता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ लोगों का जुड़ाव है, वो साफ साफ दिखाई देता है। आइए चलते हैं सातारा की जनता के बीच ये जानने कि चुनावों पर उनकी राय क्या है। जय भवानी जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज से पहचान है महाराष्ट्र की। उनको लोग भगवान की तरह यहाँ पर पूजते हैं। और मराठा साम्राज्य की राजधानी में, इस पूरे इलाके में अगर आप देखिए सातारा में, तो एक दिलचस्प लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ महायुति में बीजेपी और शिवसेना पिछले 2019 के चुनाव में बराबरी पर थे 2-2 सीटों में, 8 में से। तो वहीं एनसीपी का पलड़ा यहाँ पर भारी दिखता है। और एनसीपी, देखिए ये चुनाव कौन सा है? ऐसा चुनाव है जिसमें शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद, उद्धव गुट, एकनाथ शिंदे के गुट होने के बाद अगर चुनाव है, तो एनसीपी भी 2 फाड़ है। एक तरफ शरद पवार है अपने पूरे परिवार के साथ, तो एक तरफ अजित पवार है। पासी के बारामती में भी आप देखेंगे ये मुकाबला असली और नकली का है। हमारे असली इसलिए क्योंकि अजित पवार दादा वादे के पक्के, इसलिए हम सब उनके साथ है, पूरा जिला उनके साथ है। फाउंडर जो है ये अजित दादा नहीं है, ये पवार साहब है। उनके खिलाफ अभी उनके अजित दादा गए हैं। ये बात गलत है क्योंकि बाप तो बाप होता है। असली पार्टी तो अजित दादा की है। कैसे पार्टी अजित दादा की हो सकती है? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बाप तो बाप होता है। अभी आगे आगे देखोगे होता है क्या। साहिल, कोंकण इलाके आए थे, वहाँ असली सेना कौन, नकली कौन? शिंदे और उद्धव। यहाँ पर एनसीपी का मामला है। क्या समझ में आ रहा है किसका और लोकसभा इलेक्शंस का कितना इफेक्ट विधानसभा में हो सकता है? देखो, विधानसभा की चीजें अलग होती है। लोकसभा में जो नैरेटिव था वो एक अलग था। विधानसभा में कैंडिडेट के नाम पर भी चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन पहली बार महाराष्ट्र पे हम देख रहे हैं कि शरद पवार के नाम पर क्या वोट होगा। अब तक शरद पवार का आकलन ये किया करते थे कि उनके सत्रप्स होते हैं, सरदार होते हैं और उनके नाम पर वो राजनीति चलाते हैं। पहली बार हमको दिख रहा है कि शरद पवार का वोट अब उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना है, उस पर काफी चीजें निर्भर होगी। तो ये जो सारे लोग हैं, ये लोग थोड़े से टेंशन में भी, इस बात टेंशन में नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो सारे लोग हैं वो इस बात से टेंशन में कि इनके कैंडिडेट जो है ना वो सब उधर चले गए, तो दोनों को टेंशन है। तो पार्टी वालों को आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। एनसीपी में एक तरफ गढ़ी और एक तरफ आप देख ही रहे हैं उद्धव ठाकरे गुट है। आखिर क्या नतीजा निकलता है जनता की नजर में, वो आप देखेंगे। लेकिन कुछ और लोगों से, आम लोगों से सड़कों पर बात करते हैं। आइए चलते हैं। महायुति या आघाड़ी, किस पर भरोसा हो? महायुति। किस पर भरोसा है आपको, युति पे कि आघाड़ी पे? युति पे। जो हिंदुत्व की सोचते हैं हम उसके बारे में जाएंगे। वो बीजेपी हिंदुत्व के बारे में सोचती है, काम अच्छे से करे। राम मंदिर जिन्होंने बनवाया, हम उनके बारे में सोचेंगे। आप लोग सातारा में क्या सोच रहे हैं? क्या यहाँ पर काम हुआ है? काम तो हुआ है,
बट जो सड़कें हैं उसका काम अभी बाकी है। यहाँ हमारे एज ग्रुप के लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज जीरो हैं। डेवलपमेंट चाहिए। इस टाइम दोबारा जैसा हरियाणा में रिपीट हुआ है वैसा ही महायुति का यहाँ बाबा राजे अमर शिवेंद्र राजे भोसले शिवेंद्र राजे भोसले, जहाँ पे बीजेपी से है तो आप लोग बीजेपी। हाँ, जहाँ पे हमारे ये दोनों महाराज हम उनको वोट देंगे। हमारे यहाँ कोई इलेक्शन ही नहीं है। हमारे जो आमदार है जो मिस्टर शिवेंद्र राजे भोसले, वो यानी बाबा राजे, वो 101% चुन के आने वाले हो। तो ये यहाँ का मिजाज है सातारा का। पुणे जिले में बारामती वो सीट है जो गढ़ रहा है, गढ़ पवार खानदान का, और इसीलिए आश्रय के हेलीकॉप्टर शॉट में आपका स्वागत है सीधा बारामती से। 1967 1967 के बाद यहाँ पर विधायक सांसद पवार परिवार का ही बना है। 6 बार अगर खुद शरद पवार यहाँ से विधायक बने तो 7 बार अजित पवार। तो आइए चलते हैं बारामती की जनता के बीच ये समझने की असल राष्ट्रवादी पार्टी वो समझते किसे है। तो आप लोग इस बार चुनाव में बारामती में कौन सोच रहे हैं, चाचा या भतीजा, अजित पवार या योगेंद्र पवार? योगेंद्र पवार। देखिए, हम तो अजय दादा की तरफ से हैं। बड़े साहब पवार साहब के बीच रहेंगे। बारामती का जो विकास किया है वो खाली अजित पवार ने किया है। अजित पवार। तो एक तरफ अजित पवार का दफ्तर है जो मेन एनसीपी का दफ्तर था, और जब से ये 2 फाड़ होने के बाद अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का ये टेम्पररी ऑफिस यहाँ पर खोला गया है, जहाँ पर उनके कार्यकर्ता देख रहे हैं आप, सुप्रिया सुले की बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। अब लेकिन जब अजीत दादा अलग हो गए हैं, आप लोग को अलग पार्टी के लिए काम करना पड़ रहा है, तो मन में दुख लगता है, क्या लगता है? दुख तो लगता है, लेकिन योगेंद्र दादा हमारे लिए अच्छा ही होने आता है, वो काम करने वाला है। कुछ और लोगों से सड़कों पे निकलते हैं बारामती में पूछने की वो क्या सोच रहे हैं इस चुनाव पर, चाचा या भतीजा। चलिए, आप लोग चुनाव में क्या सोच रहे हैं, अजीत दादा या योगेंद्र पवार? ये अजित दादा, एक वादा अजित दादा। अजीत दादा या कोई और? मतलब अजित दादा। किसको बोल रहे हैं आप लोग, असली पवार किसको मान रहे हो, अजीत पवार या योगेंद्र पवार? योगेंद्र पवार। क्यों? शरद पवार के यही है ना, शरद पवार को ही मानते हैं हम लोग। कौन जीतने वाला है? घड़ी 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 घड़ी। किसके हाथ में घड़ी लगी है? अजित दादा। मतलब शायद इसको आंकना, ऐसे नापना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अजित दादा की एक लोकप्रियता दिखती है। लेकिन कई लोग हैं जो शरद पवार के नाम पर यहाँ पर अपना वोट डालने का मन बना रहे हैं, और इसीलिए वो योगेंद्र पवार का नाम ले रहे हैं। तो बारामती से हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। आबादी के हिसाब से महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर पुणे में आपका स्वागत है। मराठा साम्राज्य से लेकर अब तक ये महाराष्ट्र में सांस्कृतिक केंद्र रहा है, पावर सेंटर रहा है। पश्चिमी महाराष्ट्र के पुणे जिले की कहानी क्या है ये आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं लोगों के बीच। आप लोग चुनाव पे क्या सोच रहे हैं इस बार, बताइए। मैं तो चुनाव में अच्छा सोच रही, लेकिन कैसा है, कांग्रेस पार्टी की वजह से अपना भाजपा अच्छा है। असल राष्ट्रवादी किसको समझते हैं? शरद पवार को। शरद पवार। शनिवार वाड़ा में कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं वो इस चुनाव पर क्या सोच रहे हैं। महायुति या आघाड़ी, क्या किसको भरोसा? महायुति, उद्धव ठाकरे। ये कह रहे हैं कि इनको चाहिए महाविकास आघाड़ी, और मैडम कह रही हैं इनको चाहिए महायुति। ये देखिए कि फैमिली में लड़ाई होती है कि नहीं होती है? नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। आघाड़ी। आघाड़ी क्यों? काम अच्छा है मैडम उनका। एक ना शिंदे। क्यों? अच्छा है वो। अच्छा है। महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे। बीजेपी के पर भरोसा है। बीजेपी। हाँ, बीजेपी। तो सबसे पहले बीजेपी की तरफ से आपसे मेरा प्रश्न है कि क्या शरद पवार आपके लिए सबसे बड़े चैलेंज होंगे इस चुनाव में? अजित पवार लड़ रहे हैं, ठीक है, बारामती में वो खुद चुनावी मैदान के, उनके भतीजे योगेंद्र पवार वहां पे लड़ रहे हैं। 8 आउट ऑफ 10 के स्ट्राइक रेट वाले शरद पवार, जिनका वर्चस्व इस इलाके में बोलता है, कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो सरल है, हम लड़ रहे हमारे
विकास के एजेंडे पे, जिनको लड़ना लड़ने दो। 23 तारीख को शाम को पता चलेगा जब भाजपा महायुति की सरकार यहाँ आएगी। 23 नवंबर को शाम में। यस, हम लोग नोट कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो ही बिल्कुल रहा है। रिकॉर्ड कर लो। शमा जी जल्दी से माइक उठाइए। राहुल गांधी संविधान के मुद्दे पर महाराष्ट्र में एक बार फिर गिर रहे हैं, लेकिन वो कास्ट सेंसस का भी मुद्दा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। आपका तो 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास। हाँ। हम सब ने सुना है और हम विकसित भारत, अमृत काल। लेकिन आजकल जब चुनाव आ गया है महाराष्ट्र में, हम सुन रहे एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये है सावित्री भाई फूले का जो जगह है, और बेगम भी है यहाँ से, फातिमा बेगम, दोनों एक साथ आ गए यहाँ। वो एजुकेशनिस्ट थे यहाँ। तो ये है महाराष्ट्र। और मेरा सवाल आज क्या है कि जो भाजपा को, कि जब आपने विकसित भारत अमृत काल जो निवेश हुआ है, आप बोल रहे रोजगार दिया है, आपने महिलाओं को सुरक्षित रखा है, किसानों को ये दिया है, वो दिया है, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? हर दिन हम सुन रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। और आपके पंकजा मुंडे जी जो भाजपा का है, उन्होंने आज कहा कि ये सब नहीं चलेगा महाराष्ट्र में। अजित पवार उनके जो गठबंधन में है, वो बोला ये सब नहीं चलेगा महाराष्ट्र में। मुझे आज आपको बताना पड़ेगा कि जो देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं विकसित भारत, अमृत काल, ये सब जो चीजें हम सब एक है, तो ये क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हैं? और आपके क्यों साथ बोल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब देता हूँ। जल्दी सबसे पहली बात, जो इंग्रज का जमाने का डिवाइड एंड रूल, जिसको मराठी में फोड़ा और जोड़ा, डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति कांग्रेस ने सालों से की, कांग्रेस का मतलब सत्ता के लिए झूठ, सत्ता में आने के बाद लूट, और सत्ता को सबके समाज में डालना फूट, ये कांग्रेस की राजनीति है। अच्छा, एक मिनट, अभी मैंने बात नहीं की। हाँ, तो जो राजनीति कांग्रेस ने सालों से की, हम कह रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा, हम भी वही कह रहे हैं, हम सब एक है। इसमें हम सब एक है में इनको क्यों आपत्ति लगती है? जो समाज एक साथ खड़ा है तो ये कांग्रेस को आपत्ति लगती है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस समाज को एक नहीं देखना चाहती, समाज में बांटना चाहती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम सब एक हैं, तो कांग्रेस को जाति के ऊपर आप बांटना चाहते हैं। आपको मुझे एक मिनट, आपको मुझे उदाहरण देना है कि हमने कैसे डिवाइड एंड रूल किया, जैसे विभाजन किया है। मैं बता दूंगी। एनसीपी का 2 है यहाँ ना, एनसीपी 2 है यहाँ। किसने विभाजन किया है? किसने विभाजन किया है? शिवसेना को किसने विभाजन किया है? बताइए, मैं उदाहरण दे रही हूँ। आप उदाहरण देना है। आप सत्ता नहीं मैंने बात नहीं की, हमारा दोष नहीं है। मैंने कांग्रेस का हाथ झूठ के साथ, कांग्रेस का हाथ झूठ के साथ। शरद पवार जी के बारे में आपने शरद पवार जी के बारे में क्वेश्चन किया है। एक रुक जाइए, पहले उनको जवाब देने दीजिए, फिर जवाब देना चाहिए। हर बार ये एक मिनट अभी आपका बात मुझे बात करने दीजिए। बड़ी आवाज तो बंद कीजिए, एक तो बंद कीजिए, माइक रखिए। जिसका नाम लूंगी वही बोलेगा, सिर्फ माइक नीचे रखिए। मेरा वादा है कोई बीच में नहीं बोलेगा। आपका पूरा ऑडियो गया मैम। अभी मेरे बहन ने जो आरोप किया था कि हमको फोड़ा गया, हम कोई छोटे बच्चे क्या फोड़ने के लिए? हाँ, अरे 40-40 साल से राजनीति कर रहे हैं, हमको राजनीति में क्या अच्छा क्या बुरा समझ में आता है। दूसरी बात, ये बहन जो बोल रहे हैं कि जातिवाद पर ये भटका रहे, जातिवाद पर ये महाराष्ट्र की इलेक्शन कांग्रेस भटका रही है। हमारी योजना अगर देखें, 6,50,000 करोड़ महाराष्ट्र का बजट है, उसमें से कम 75 से 80 हजार करोड़ हम लोगों के लिए बांट रहे। ये हमारी अचीवमेंट है, ये हमारी योजना है। लाडली बहन आज महाराष्ट्र में 2.5 करोड़ महिलाओं को उसके वजह से फायदा हुआ है। ये आप सब देखो, कोई भी योजना है जिसका फायदा हर तबके के लोगों को मिल चुका है। शरद पवार जी के बारे में आपने क्वेश्चन किया, हमें रिप्लाई भी करने दीजिए। कैसे आप जब केशव जी ने जो बात कही, शरद राष्ट्रवादी आप है जी, अभी सवाल तो सुनिए ना, मत बोलिए पहले। घड़ी वाला चुनाव चिन्ह तो उन्होंने ले लिया है, कैसे कन्विंस करेंगे जनता को कि हम यही बात मैं आपको कर रहा हूँ। शरद पवार जी के बारे में आपने क्वेश्चन किया, रिप्लाई मुझे करना चाहिए था। दूसरा, अजीत दादा का गुट करने का कोई मतलब नहीं है, नंबर 1। नंबर दो, शरद पवार जी ने एनसीपी का एस्टेब्लिशमेंट किया,
ये चिन्ह शरद पवार जी का है, सारा बच्चा बच्चा महाराष्ट्र का और दुनिया का जानता है। उसके बारे में आपको आपने समझा नहीं, उसके बाद भी आप समझते नहीं हो। बीच में नहीं ना ये इलेक्शन कमीशन समझता है, ना ये सुप्रीम कोर्ट अगर समझ नहीं रहा, विधानसभा का अध्यक्ष नहीं समझ रहा, आपको और क्या। अब ये लाडली बहन की बात कर रहे हैं, लाडली बहन का सीक्वेंस क्या है? लाडली बहन का सीक्वेंस ये है, पूरा 2.5 साल पहले एकनाथ शिंदे जी को फोड़ा, उससे महाराष्ट्र में कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ये दिखने आया तो अजित पवार जी को फोड़ा। ये पॉलिटिकल पार्टी हम कर रहे हैं, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि हम कोई बच्चा है। एक सेकंड काउंटर क्वेश्चन, वो कह रहे हैं कोई हम बच्चा है क्या कि हमें फोड़ लेंगे? बच्चे नहीं है, आप बताइए ना कि भ्रष्टाचार के ऐसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के कारण आप जो कुछ भी कर रहे हो, सारे नेताओं के साथ ईडी सीबीआई लगा के फोड़ के उनको आप करेंगे। मुझे सब कुछ चीजों का अभी ये बयां करने के लिए मत करिए। ईडी अगर भोपाल के सभा में भोपाल के सभा में जुलूस में प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, 8 दिन में अजित दादा को लेके आप मिनिस्टर बनाते हो। इस तरह से तो फड़ाने का काम है। अरे अजित दादा अगर ये फोड़ने का आरोप लगाते हैं तो फोड़ा फोड़ी के असली भीष्माचार्य शरद पवार जी है। 78 महाराष्ट्र सरकार, 78 पुलोद सरकार, फिर छगन भुजबल को शिवसेना से फोड़ा। कितने नाम गिनाऊं, कितने घर फोड़े? ये महाराष्ट्र की राजनीति है। महाराष्ट्र के फोड़ा फोड़ी के भीष्माचार्य शरद पवार जी है। पहले आप खुद के देख लो, बाद में देखो, उसके बाद से आप लोग उठाइएगा। अच्छा, मुझे उन्होंने क्या कहा? आरक्षण के बारे में बात की। आरक्षण के बारे में, आरक्षण हमारे संविधान में है, हाँ या ना? आरक्षण हमारे संविधान में है, सो इनको संविधान पालन नहीं करना है, इसीलिए वो आरक्षण के खिलाफ है। बीजेपी आरक्षण का पालन कभी नहीं करेगी। राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखी राहुल गांधी ने क्यों कहा आरक्षण ने क्यों कहा आरक्षण रद्द करेंगे? कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कहा है, वो क्यों कहा बताइए? फेक नेरेटिव आरक्षण के लिए आरक्षण की आरक्षण बीजेपी ने खत्म कर रखा है। हाँ ठीक है, एंट्री से बीजेपी सेक्रेटरी के पद पर है क्या? किस आरक्षण की बात कर रहे हो? लाडली बहना, उससे बोला हम लाडली बहना कर रहे हैं। जब हमने शुरुआत किया था कर्नाटक में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा ये रेवड़ी है। अभी क्यों नहीं रेवड़ी है? एक आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने बोला विकसित भारत है, अमृतकाल है, फिर आपको लाडली बहना क्यों चाहिए? आप क्यों दे रहे हो पैसे? ये गलत है। बीच में नहीं सर, ये तो फिर गाड़ी क्यों कह रहे 3,000? छोटा सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए। सवाल सुनिए। सर जी ने कहा था कि हमारा जो बजट है महाराष्ट्र का वो 6.5 लाख करोड़ का है। इससे पहले महाराष्ट्र के ऊपर 6 लाख करोड़ का कर्जा था और लाडली बहना के लिए खास करके 1 लाख करोड़ का कर्जा ऊपर से लाया, जो कि 7 लाख करोड़ होता है। इसकी क्या जरूरत थी और ये चुनावों के ही टाइम में ऐसा क्यों लाया? और जनता जवाब दीजिए। जिस महाराष्ट्र की आप बात करें, उस महाराष्ट्र का 9 बार बजट आदरणीय अजित दादा ने इधर किया है। और दूसरी बात ये योजनाओं के लिए पहले पैसे की तरतूद की है और उसके बाद में योजना दी है, तो ये बात कोई आपकी लाजमी नहीं। ये जो चुनावी मुद्दे लेके चल रहे हैं, ये लोगों के मुद्दे है नहीं। लोगों को क्या चाहिए? ये एक दूसरे के ऊपर आरोप करके मतलब नहीं है। ये पुणे में इलेक्शन है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है क्या? तो यहाँ लोगों के हाथों को काम नहीं है। इस पुणे शहर में इतनी संख्या वाहनों की बढ़ गई है। मैं जो 100% सहमत हूँ। मुद्दे अलग है। आपका सवाल मेरा ये है कि महाराष्ट्र से बेरोजगारी कब खत्म होगी? जवाब दीजिए। बेरोजगारी पर सवाल है, मैं जवाब दे दूं इनके लिए। कोई बच्चों में से पूछा? अभी 4.2% है बेरोजगारी। कांग्रेस के समय तो बेरोजगारी तो 2%। महाराष्ट्र का मैन्युफैक्चरिंग -1 क्योंकि यहाँ का निवेश गुजरात जा रहा है। शमा जी उनको जवाब देने निवेश जो शमा जी जवाब देने दीजिए। 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश। यू डूइंग द सेम थिंग नाउ प्लीज।
शमा जी को पता नहीं, महाराष्ट्र का स्टडी थोड़ा करके आइए मैडम। एक तो पहली बात यह है, महाराष्ट्र में पिछले कई महीनों में जरा थोड़ा कितने पीएफ के अकाउंट हर महीने खुलते हैं वो एक बार देख लीजिए। ये बात जरूर है कि एम्प्लॉयमेंट का रेट कांग्रेस के जमाने से बहुत ज्यादा यहां एम्प्लॉयमेंट मिली है। महंगाई का रेट कांग्रेस के जमाने 2 डिजिट था, आज वो सिंगल डिजिट पे है। अनएम्प्लॉयमेंट, यहां बिल्कुल रोजगार हम क्रिएट कर रहे हैं, डेवलपमेंट की राजनीति कर रहे हैं। 2.5 साल का महाविकास आघाड़ी का सरकार, यानी बंद सरकार था जिसमें कांग्रेस था, हर चीज बंद, मेट्रो बंद, रास्ता बंद, कोई भी चीज निकालो बंद। एक ही नारा उद्धव ठाकरे का भी, जिसका सपोर्ट कांग्रेस ने किया था, महाराष्ट्र को पीछे रहने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने जो सपोर्ट किया था, जो कांग्रेस सरकार में थी, वो महाविकास आघाड़ी का सरकार था, बंद सरकार, उसकी खासियत थी और उसकी वजह से पीछे महाराष्ट्र गया। ऑल्टरनेट सवाल मैं तो जवाब दे दूं ना, उनके आंकड़े दिया है। आपके लिए सवाल मेरा सवाल बीजेपी स्पोक्सपर्सन के लिए है। आपने प्रगति के नारे के नाम पे बहुत नारे लगाए हैं, लेकिन प्रगति के नाम पे पुणे में बस मेट्रो लाइंस बनी है। आपको क्या लगता है बेरोजगारी, पानी की समस्या, ये सब खुद सॉल्व हो जाएगी? ठीक है, बिल्कुल, इसके बाद जवाब दे दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। सिर्फ पानी और ये बाकी चीजें तो हम कर रहे हैं। सिर्फ एक फर्क बताता हूं, हिमाचल में टॉयलेट का टैक्स लगता है और पुणे में ड्रेनेज की सिस्टम ये बीजेपी गवर्नमेंट करा रही है। ये सबसे बड़ा फर्क है। तो जो बेसिक फर्क है वो हम चला रहे हैं, ये सबसे बात। पूरा के लिए 24/7 योजना हम लोग ला रहे हैं। बारी बारी से आ रही हूँ, एक बार उसने कुछ डेटा दिया है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा मैं दे दूंगी। जब हम लोग थे 10.4% था जीडीपी, अभी 5.5 है। तो ये तो है, ये जो झूठ बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नो, दिस डजंट वर्क। अदरवाइज आई एम लीविंग द डिबेट। अंजना वो बहुत इंटरप्ट कर रहा है। अब अगर महाराष्ट्र का स्टडी नहीं करती और ये कहां से तो ये जवाब केशव जी आप बात करने दीजिए उनको। ऑडियो जा रहा है, बोलो, आप बोलो, जा रहा है। महाराष्ट्र की गैस, Why are you interrupting? मतलब ये नहीं कर रहे हो आप। You need to moderate. हम ऐसा नहीं चलेगा। बातें यहाँ नहीं चलेगी। केशव जी बात करने दीजिए। अंजना जी पूरा चलेगा। ऑडियो जा रहा है, आप बोलिए, आपका ऑडियो जा रहा है। ऑडियो नहीं जा रहा, आपका जा रहा है। चलेगा नहीं। आईटी कंपनीज छोड़ दिया है पुणे। ओके, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी कंपनीज यहाँ नहीं है, यहाँ से बाहर जा रहा है। ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक है पुणे में, कंजेशन है, प्रदूषण है। इसके लिए ये लोग क्या करें? यहाँ का फॉक्सकॉन जो इंडस्ट्री यहाँ है, टाटा, झूठ के ऊपर झूठ, सब वहाँ जा रहा है। पिछले 2.5 साल में केशव जी, वो पहले महाविकास आघाड़ी, मुझे एक कंपनी बताइए। सारे मैडम पुणे की बात मैं करता हूँ, ये खाली कुछ समझ में आ रहा है। बातें कर रही है, एक कंपनी अगर खाली आप उनको चूज करें, मुद्दा बात अगर खाली स्टैटिक्स पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ आए, वो बात तो इसका कोई फायदा नहीं है। बोलिए। पुणे की रोजमर्रा की कुछ समस्या है जिसके बारे में हमें भी अंजना, दिस इज नॉट फेयर। अंजना, दिस इज नॉट फेयर। ट्रैफिक का एक नो मिनट, नो नो, दिस इज नॉट फेयर। ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। यू आर बिहाइंग अ पुणे बायस। में बस के लिए पीएमपीएल कंपनी है, हम लोग 800 नए बस के ऑर्डर दिए हैं। पुणे में मेट्रो का जो विस्तारीकरण है, पुणे से बाहर कई किलोमीटर तक हम लोग मेट्रो लेके जा रहे हैं। पुणे में पोल्यूशन के समस्या के लिए हमने नदी के साइड में प्लांटेशन करने का प्लान बनाया हुआ है। 40,000 करोड़ मेट्रो का प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ उसके 2 साल में मेट्रो कंप्लीट होना चाहिए था। आज 7 साल हुए। 3 सालों से पुणे की कारपोरेशन का काम बंद है, क्योंकि वहां कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं किया। पूरे महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडी करना चाहिए था काम, यहाँ रास्ते पे जो कुछ समस्या है, बस की समस्या है, कहां से बस लाके घुमाओगे कहां लोगों के सर पर? यहाँ रास्ता नहीं है, इतने कम किलोमीटर के रास्ते हैं, दिन ब दिन रोज गाड़ी आ रही है, इनको समझ नहीं आ रहा। 40,000 सिर्फ ओला उबर की कार्स है, 7 लाख प्राइवेट कार्स है। यहाँ जो लोग हैं उनके तादाद के बराबर गाड़ियां हो गई। इनको क्या प्लानिंग आता है? ये जोर से बोलेंगे 10 साल हमने काम किया। क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया। यहाँ सारा सत्यानाश किया है। मेरा सवाल कांग्रेस से है और एनसीपी शरद पवार से है। महाराष्ट्र में और पुणे में जब शरद पवार चीफ मिनिस्टर थे तब पुणे में कांग्रेस की सत्ता थी। उस वक्त पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डेवलपमेंट प्लान हुआ नहीं, डीपी हुआ नहीं। इसके जिम्मेदार
जिम्मेदार बोल शरद सकते पवार हो? साहब है। नहीं। आप सुनिए, मैं सवाल सहमत सुनिए, नहीं हूं, अभी मैं मेरा सहमत सवाल नहीं सुनिए। हूं। सुन लीजिए सवाल। पुणे का विकास हुआ नहीं तो सिर्फ एक कांग्रेस के वजह से हुआ नहीं है। मेरा आप सवाल ऐसे और एक झूठ सवाल बोल है सकते हो। बीच में। अरे बाबा 2.5 साल हुआ है अंजना PMRDA का अंजना आज तक के माध्यम से DP बोलना प्लान चाहूंगा, पड़ा है। 21 अक्टूबर को 5 करोड़ का कैश जो है पुणे के खेड़ शिवापुर टोल नाके में मिला था। आपको सरप्राइजिंग के लिए बोल रहा हूं, आज उसके अगेंस्ट में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, उसके ऊपर एफआईआर ही नहीं हुई है। 5 करोड़ रुपए मिलने के बाद पूरे महाराष्ट्र में 1-1 लाख रुपए के लिए एफआईआर हुई है और इसके लिए ऊपर पगले 5 साल 5 CR जो है उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। कोई भी पैसा मिला, कोई भी सोना मिला कि ये बोलेंगे कि ये सत्ताधारी का है। पगला गए ये। आराम से एक दूसरे को मत बोलिए। ये देखिए घड़ी सिंबल वाले हैं, अजीत दादा के लोग हैं। मैं चाहती हूँ कुछ आम लोग भी। आपका हो गया, आप पूछो। आपका नहीं हुआ? छोटा सा। पुणे एक टाइम पे एजुकेशन का हब था, लेकिन अब क्या हो रहा है, पुणे क्रिमिनल का कैपिटल बन चुका है। पुणे के जो पूरा क्रिमिनलाइजेशन हुआ है देवेंद्र जी का, उस पे अजीत कुछ दादा का ध्यान नहीं है। अजीत दादा का रिसेंटली बयान आया है मामले में कि सारा कुछ चल बीजेपी रहा के साथ जब जा रहे थे शरद पवार जी, अजीत पवार जी सब साथ में थे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, और वहां पर गौतम अडानी भी थे। दोनों एनसीपी बताए गौतम अडानी वहां पर क्या कर रहे थे। एक सवाल जल्दी। सिंपल सा सरल सा सवाल है, पुणे का ट्रैफिक जो है वो पूरे इंडिया में सबसे टॉप पर जा रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ नहीं हो रहा है, और उसी के साथ साथ कंक्लूडिंग जवाब चारों से लेंगे। मेरा कांग्रेस से एक सवाल है कि जब मुस्लिम लोगों फतवा भेजते हैं तब इन लोगों को जमता है, लेकिन अगर हिंदू बोलेगा कि हम एक साथ रह के वोटिंग करें। आपसे शुरू कर रहे हैं, कंक्लूडिंग है, जवाब दीजिए जो भी सवाल आए हैं। और सवाल उन्होंने अडानी साहब को भी लेकर अडानी पूछा, साहब को सबसे- लेकर जो सवाल खड़ा किया, पवार साहब ने कल ही अपने ब्यौरे में अपने इंटरव्यू में कहा है, ये मीटिंग्स अडानी साहब ने जो कुछ भी यहां पर इन्वेस्टमेंट निवेश लगाया उसके बारे में डिस्कशन था। अगर उस चीज में लेकर डिस्कशन होता है, उन्होंने पूरे साफ तरीके से कहा है कि किसी भी बिजनेसमैन का मैं पॉलिटिक्स में सलाह तक नहीं लेता, सरकार बनाने की बात ही छोड़ो। ये सारे फेक नैरेटिव अभी बीजेपी ठीक है, फैलाने एक लगी हिंट दीजिए वन बाय शिवाजी, वन। कौन जीत रहा है? और अगर अगाड़ी जीत रही है तो फिर सीएम कौन बनेगा? सीएम के बारे में अभी नहीं बात करेंगे, बट मेरा आप बोलिए मेरा क्या है कि हमको एक चीज याद रखना है। इसने एक चीज मुझे पूछा कि मुसलमान ये, मैं नहीं उठा रही हूं, मेरा भी प्रधानमंत्री है, मैं नहीं बोल रही हूं मंगलसूत्र लेके मुसलमान को देते हैं, मैं नहीं बोलती हूं बहस लेके मुसलमान को देते हैं। और मुझे ये पूछना है कि इस सरकार को मदरसा टीचर को आपने सैलरी पर क्यों ये बढ़ाया? सवाल 14 से लेके मदरसा अभी क्यों टीचर आया, का इतने सैलरी साल क्यों में क्यों नहीं बढ़ाया? आया, ये भी उसका समझना जवाब दे चाहिए। दो, अभी तुष्टिकरण नहीं है। अभी जब शुरू वो हुआ। मदरसा जवाब टीचर का दीजिए, सैलरी जवाब बढ़ाते दीजिए, हो, अब इनकी बारी है, तुष्टिकरण इनकी बारी नहीं है। है। हमारा सबका दिया साथ, है। सबका विकास, सबका ये विकास हमारी तो भूमिका मुसलमान है। का नाम क्यों लेते अरे हो? सब समाज हमारे साथ है, सबका साथ, सबका विकास, ये हमारी भूमिका है। पूरे के पूरे फेक नैरेटिव, आप विकास पूरे के कर रहे हो, पूरे विकास फेक का बात नैरेटिव करो। कह रहे हो। हर अभी दिन हम झूठ नहीं बटेंगे बोलते, तो कटेंगे। हम सबका साथ देखिए, देंगे। मुसलमान करने की कोई जरूरत नहीं है। इस महाराष्ट्र में तो ये बिल्कुल नहीं आपने चलता। देखा होगा, महाराष्ट्र ये कभी नहीं हम हर चलता। 1 मिनट के बाद ये डिबेट विकास के मुद्दों पर लाना चाह रहे हैं। मेरी बहन हर 1 मिनट बाद हिंदू मुस्लिम जातिवाद ये फलाना, अरे विकास पर बोलो, पुणे के डेवलपमेंट के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं। बार बार वो मत करो। मेरे भाई ने जो सवाल पूछा था अजीत दादा के बारे में, हिंदू मुसलमान उन्होंने बटेंगे डिनाई किया हुआ है। हमारा ऐसे एजेंडा कोई भी कभी नहीं था। बिजनेसमैन के साथ शरद पवार जी ने नहीं कभी हुई। नहीं किया। हम समझना चाहिए, अब किसी के होर्डिंग लगे बटेंगे कटेंगे, किसने लगाया? ये क्या हमने लगाया है? कौन शुरू कर रहा है? चलिए इसी के साथ अंत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पहुंचेंगे अलग अलग जगहों पर। अहमदनगर हम सबसे पहले जा रहे हैं, उसके बाद हम पहुंचेंगे नासिक में और वहां पर जनता ऐसे ही सवाल पूछेंगे अपने नेताओं से। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।